हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, सब खैरियत से हैं एंड सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जुलाई 2024 का एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, एक बर्निंग इशू है एंड जिसमें से आने वाले अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में सवाल पूछे जाने की अच्छी खासी संभावना है। टॉपिक का नाम क्या है? तो टॉपिक है ईरान में रिसेंटली कंडक्ट हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू देखते हैं ऐसा। मसूद पेजेश्कियन won presidential elections in Iran. He is a 69 years old heart surgeon. He was a health minister previously about 2 decades ago. जिनको नहीं पता उनके लिए थोड़ा सा कंटेक्स्ट दे देता हूं। मई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति हुआ करते थे इब्राहिम रईसी साहब। इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। उसके बाद ईरान में प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है या जो पद है वो खाली हो गया और उसी के ऊपर फिर इलेक्शंस करवाए गए थे, जिसमें मसूद पेजेश्कियान अब विजेता बनकर निकले हैं और ये अब ईरान के अगले राष्ट्रपति होंगे। पेशे से अगर देखा जाए तो ये एक हार्ट सर्जन है और उनकी उम्र है 69 ईयर्स के आसपास। एंड इसके पहले प्रेसिडेंट बनने के पहले लगभग 2 दशक पहले या 20 साल पहले कोई ईरान में सरकार थी, उसमें ये हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे। यही इनका जो है पब्लिक ऑफिस का एक अनुभव है। उसके बाद से लगभग 20 साल या 2 दशक से ज्यादातर वक्त ये अपना ऑपरेशन में ही रहे हैं इसके एंड फाइनली अब जाकर ये राष्ट्रपति बनेंगे। तो सवाल ये उठता है कि ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, कोई व्यक्ति चुनकर आ गया, उसके बारे में इतनी ज़्यादा आखिर चर्चा क्यों हो रही है और ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों बन जाता है? उसकी वजह है कि इनका इलेक्शन वेस्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है। वेस्ट में हमारा यूरोपियन मीडिया हो गया या अमेरिकन मीडिया हो गया, वो ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं। एंड अब जो चीज़ इतनी ज़्यादा वेस्टर्न मीडिया में डिस्कस होगी, जाहिर सी बात है उसका स्पिल ओवर इफेक्ट तो आना ही। तो हमारे यहाँ की मीडिया और मीडिया में भी खासतौर पर जो प्रिंट मीडिया है, द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसमें प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस और इसमें जो व्यक्ति जीत कर आया है उससे जो उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन हो रहा है। अब इनसे इतनी ज़्यादा उम्मीदें और अपेक्षाएं क्यों हैं? तो उसका जवाब यह है कि मसूद पेजेश्कियान साहब को माना जाता है एक मॉडरेट, ठीक है, एक मॉडर्न और एक मॉडरेट इंसान इनको माना जाता है। इसके पहले के जो प्रेसिडेंट ईरान में गए हैं 2-3, इब्राहिम रईसी हो गया या उसके पहले की भी जो दूसरे प्रेसिडेंट थे, वो थोड़ा सा हार्डलाइनर माने जाते थे, थोड़ा कट्टरपंथी किस्म के लोग माने जाते थे। अब उन्हीं की अपेक्षा मसूद पेजेश्कियान जो हैं वो थोड़े से मॉडर्न किस्म के इंसान हैं, थोड़ा नर्म रवैया रखते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग व्यक्ति हैं। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो ईरान में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे और साथ ही साथ वेस्ट के साथ में जो तनातनी ईरान की चल रही है उसको भी कहीं ना कहीं खत्म करने में मसूद पेजेश्कियान एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। मिडिल ईस्ट में ईरान के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि ईरान मिडिल ईस्ट में हिजबुल्लाह, जिसका इसराइल के साथ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है। हुतीस जो यमन में लड़ रहे हैं सिविल वॉर, उनको सपोर्ट कर रहा है। और साथ ही साथ सीरिया में भी ईरान जो है कहीं ना कहीं दखल अंदाजी कर रहा है। अब हिजबुल्लाह की इसराइल के साथ में लड़ाई हो रही है तो एकदम वो इलाका खतरे में डाल दिया है। हुतीस की लड़ाई वहां के जो यमन की गवर्नमेंट है उनके साथ में हो रही है, तो इसके चलते इनको सपोर्ट करके वहां के इलाके में जो है इन्होंने काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं। और सीरिया में भी जो इश्यूज वगैरह है उसमें भी ईरान का अपना एक रोल है। अब इन तीनों जगहों पर ईरान के, अब ये एलिगेशन है, ईरान हालांकि इस बात से इनकार करता है, मगर इन तीनों जगहों पर ईरान के इन्वॉल्वमेंट के चलते हुआ यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगी पड़ी है। अब ईरान इसको काउंटर करने के लिए वेस्ट ने ईरान के ऊपर लगा रखे हैं सैंक्शंस। उन सैंक्शंस के चलते ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, ईरान की आर्थिक तौर पर कमर टूटी हुई है, बट फिर भी वो किसी तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। ब्लैक में ऑयल बेच रहे हैं, 10 तरीके की चीजें कर रहे हैं, बट किसी तरीके से वो अपना काम चला ले जा रहे हैं। वेस्ट ने ये सोचा था कि सैंक्शंस लगा के ईरान को एकदम भूखा मार देंगे और ईरान अपने घुटनों पर आ जाएगा, वो चीज हो नहीं पाई। मगर उसका उल्टा हुआ ये कि ईरान किसी तरीके से सैंक्शंस को ना सिर्फ सरवाइव कर गया, बर्दाश्त कर गया, बट उसने हिजबुल्ला, हुती और सीरिया में जो रेबल्स हैं इन लोगों को सपोर्ट करने में जो है किसी तरीके की कोई कमी नहीं करी। तो मिडिल ईस्ट में जो आग लगी हुई है वो लगी ही हुई है एंड वो बुझने का नाम नहीं ले रही। अब इसी बीच में इब्राहिम रईसी जो एक हार्डलाइनर ईरानियन प्रेसिडेंट थे, उनकी मृत्यु होती है और एक ऐसा आदमी जिसको मॉडर्न माना जा रहा है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो रिफॉर्म्स वगैरह लेकर आ सकता है,
तो उससे ये उम्मीद की जा रही है कि अब रिफॉर्मिस्ट किस्म का आदमी है, मॉडर्न किस्म का आदमी है, तो इसके साथ में वेस्ट जो है डील कर सकता है। और इस डील में वेस्ट ये बोलेगा कि भाई हम तुम्हारे ऊपर से सैंक्शंस हटाते हैं, जो तुम्हारे लोगों की हालत खराब हो रही है आर्थिक तौर पर, वो उससे ठीक हो जाएगी। बदले में तुमने जो जहां जहां पे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रखा है, जिसके चलते पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट जो है बेसिकली डिस्टेबलाइज हो रखा है, इस चीज को तुम्हें बंद करना पड़ेगा। और इसके पहले वाले प्रेसिडेंट्स के साथ में ऐसी कोई डील हो जाए, इस बात की कोई उम्मीद भी नहीं थी। इस व्यक्ति के साथ में मगर इस तरीके की उम्मीद है, तो पूरा का पूरा जो वेस्ट है बहुत ज्यादा आशा के साथ में इनको देख रहा है। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत प्रो इंडिया किस्म के व्यक्ति हैं। तो इनके आने के बाद में वैसे तो हमारे ईरान के साथ में बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं ही, तो वो और ज्यादा इंप्रूव होने के चांसेस हैं। और अगर इन्होंने वेस्ट के साथ में अपने रिलेशनशिप्स ठीक कर लिए और वेस्ट ने इनके ऊपर से बैन लिफ्ट कर लिया, तो फिर हमारा जो ईरान का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, चाहबार का पोस्ट पोर्ट हो गया या फिर नॉर्थ साउथ इंटरनेशनल ट्रांजिट कॉरिडोर हो गया, तब हम लोग उसका फिर अंधाधुंध इस्तेमाल कर कर ईरान की मदद से बम्पर जो है ट्रेड कर कर अपनी इकोनॉमी को और ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं, भयंकर मात्रा में हम लोग पैसा यहां से कमा सकते हैं। तो इन सारी चीजों के चलते इस व्यक्ति के बारे में इतना ज्यादा डिबेट और डिस्कशन न्यूज में हो रहा है। तो ये तो खैर इनका परिचय हो गया। अब मैं इनकी शक्ल आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ये दिखते हैं। अपना इलेक्शन जीतने के बाद में विक्ट्री स्पीच देते हुए इनकी ये फोटो क्लिक की गई थी, तो ये मैंने आप लोगों के लिए लगाई है। ये अपने पेजेशकियन साहब हैं। अब हालांकि इनसे उम्मीदें बहुत सारी हैं, काफी सारी जो अपेक्षाएं हैं लोग इनसे कर रहे हैं, बट कई सारे क्रिटिक्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं इतनी ज्यादा उम्मीदें रखना भी ठीक नहीं है। जितना आप उम्मीद लगा पा रहे हो, पेजेशकियान उसका 20% 30% भी कर दें तो बहुत बड़ी बात है। अब ऐसा कहने वालों के पीछे अपना एक तर्क है। तर्क यह है कि बाकी देशों में जनरली क्या होता है कि अगर एक प्रेसिडेंट है तो वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। जैसे भारत की बात की जाए तो भारत में प्रेसिडेंट आपके हेड ऑफ द स्टेट है या राष्ट्राध्यक्ष है, उनसे ऊपर कोई और पद नहीं है। वो हालांकि अपने देश में जो पावर है एक्चुअल में वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है। तो हमारे देश में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट तो है, मगर हेड ऑफ द गवर्नमेंट हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है और वो सरकार जो है चलाता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। कई ऐसे देश होते हैं जिसमें प्रेसिडेंट ना सिर्फ हेड ऑफ द स्टेट होते हैं बट वो साथ ही साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होते हैं। जैसे अमेरिका हो गया, वहां पे जो भी प्रेसिडेंट है वो स्टेट का भी हेड होता है, जैसे अपने देश में राष्ट्रपति स्टेट के हेड होते हैं, बट साथ ही साथ वो गवर्नमेंट का भी हेड होता है, यानी कि वो सरकार भी चलाता है। पॉइंट ये है कि प्रेसिडेंट के ऊपर अल्टीमेट अथॉरिटी अमेरिका में भी जो है कोई दूसरी नहीं है। तो जनरली किसी भी देश में जो प्रेसिडेंट होता है वो आपका हेड होता है, आपकी अल्टीमेट अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर कोई और पद नहीं होता, वो हाईएस्ट पद होता है। ईरान में ऐसा है नहीं। क्रिटिक्स का कहना यह है कि भाई तुम लोग इतनी सारी उम्मीदें लगा के बैठे हो, बट थोड़ा सा अपन लोग ईरान को समझते हैं। तो क्रिटिक्स का कहना यह है कि दूसरे देशों में जो प्रेसिडेंट आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है तो वहां उससे ऊपर कोई और अथॉरिटी है नहीं, वो फैसले ले सकता है और उसके फैसलों को जनरली कोई चैलेंज नहीं करेगा। ईरान में कहानी ऐसी है नहीं। ईरान में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता ही नहीं है। अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो होती है सुप्रीम लीडर के पास में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। दूसरे देशों में प्रेसिडेंट जनरली हेड ऑफ द स्टेट होता है। और यहीं से एक सवाल बनता भी है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ईरान में जो प्रेसिडेंट होता है क्या वो आपका अल्टीमेट अथॉरिटी होता है या नहीं होता। तो जवाब है ईरान का प्रेसिडेंट अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं होता, पर ईरान में अल्टीमेट अथॉरिटी है वहां का सुप्रीम लीडर। और आज की तारीख में ईरान का सुप्रीम लीडर कौन है? तो उन भाई साहब का नाम है अयतुल्ला अली खामनेई। और ये लगभग 35 साल से सुप्रीम लीडर की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। तो प्रेसिडेंट क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता, सारी अथॉरिटीज अल्टीमेटली उसके पास नहीं है, बहुत सारी और बहुत इंपॉर्टेंट रिलेवेंट पावर जो है वो सुप्रीम लीडर के पास है। इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना पेजेशकियान साहब से दूर की कौड़ी साबित होगी, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। खैर देखते हैं ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो मगर पॉइंट यह है कि जो ये सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खामनेई साहब, पहले मैं आपको इनकी फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये देख लें, ये खामनेई है और ये है ईरान के सुप्रीम लीडर। यानी कि ईरान में अल्टीमेट अथॉरिटी जिस आदमी के पास है वो ये व्यक्ति है। ठीक है, अल्टीमेट अथॉरिटी इस व्यक्ति के पास में है, पेजेशकियान के पास में अल्टीमेट अथॉरिटी नहीं है। और ये 35 साल से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। जाहिर सी बात है 35 साल से हैं, इसका मतलब इस पद पर कोई इलेक्शन तो नहीं होता। कोई एक व्यक्ति को अगर आपने एक बार सुप्रीम लीडर बना दिया ईरान में, तो फिर वो जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती लगभग, वो तब तक जो है इस पद पर बने रहते हैं। तो अल्टीमेट अथॉरिटी इनके पास में है। 35 साल से ये इसके हेड हैं, 35 साल से जो है ये इस पद पर बने हुए हैं। एंड इसके चलते पेजेशकियान से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाना बेमानी है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। तो टेक्निकली एज प्रेसिडेंट मिस्टर पेजेशकियान विल होल्ड सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग पोजीशन। तो जो पेजेशकियान के पास में जो पद है जो प्रेसिडेंट का,
अगर हम लोग इसको देखेंगे रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ईरान की सेकंड हाईएस्ट पोस्ट उनके पास में है, अल्टीमेट या फिर हाईएस्ट अथॉरिटी उनके पास में नहीं है। अब सेकंड हाईएस्ट पोस्ट पे होने के चलते या प्रेसिडेंट होने के चलते इनके पास में क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या ये कर सकते हैं, क्या क्या ये नहीं कर सकते, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। ही विल हैव इन्फ्लुएंस ओवर डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी, सेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी विल बी विथ इन हिज पावर्स। तो एक तो इनके पास में ये अथॉरिटी है कि जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिसी है और जो फॉरेन पॉलिसी है वो आप बनाओ। डोमेस्टिक पॉलिसी का मतलब क्या होता है, आपके देश में लॉ एंड ऑर्डर कैसा रखना है, आपको अपने देश में क्या सुविधाएं देनी है, क्या सुविधाएं नहीं देनी, किस तरीके से आपने जो है अपना पूरा देश की फंक्शनिंग वगैरह को कंडक्ट करना है, उसको लेकर आप पॉलिसी बना सकते हो, रूल्स बना सकते हो। ये करने का पावर ईरान के प्रेसिडेंट के पास में है। साथ ही साथ दूसरे देशों के साथ में फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से रखी जाए, किस तरीके के संबंध रखे जाएं, अच्छे रखे जाएं, बुरे रखे जाएं, क्या डील करी जाए, क्या डील नहीं करी जाए, ये सारे फैसले लेने का पावर भी इनके पास में है। साथ ही साथ आपको जो आर्थिक फैसले लेने हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर चलनी है, उससे रिलेटेड सारे फैसले करने का पावर भी ईरान के राष्ट्रपति के पास में होता है। तो एज अ प्रेसिडेंट इनके पास में क्या क्या पावर आ गई, सबसे पहले तो आपका डोमेस्टिक, आपको अपना देश कैसे चलाना है, डोमेस्टिक जो आप कैसे जो जनरली एक्टिविटीज कैसे क्या आप कंडक्ट करनी है, वो सारा काम आप कर सकते हो। दूसरा, आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है, दूसरे देशों के साथ में रिलेशनशिप्स कैसे रखना है, वो आप जो है डिसाइड कर सकते हो। और तीसरा, आर्थिक पॉलिसी, यानी कि पैसा कैसे कमाया जाए, किस तरीके से खर्च किया जाए, किस चीज पे लगाया जाए, किस पे ना लगाया जाए, ये सारे फैसले लेने के लिए ईरान का राष्ट्रपति आजाद है। अब वो कर क्या नहीं सकता, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाउएवर ही विल हैव लिमिटेड पावर ओवर पुलिस। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ईरान के राष्ट्रपति के पास में ईरान की पुलिस के ऊपर बड़ी लिमिटेड पावर्स हैं। यानी कि वो कुछ आदेश दे सकते हैं, एक सर्टेन लिमिट तक वो पुलिस के ऊपर उनका कंट्रोल है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में पुलिस के ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं रह जाता। तो एक सर्टेन लिमिटेड पावर जो है, या सर्टेन लिमिटेड अथॉरिटी में वो पुलिस को आदेश दे सकते हैं, और उसके बाद पुलिस, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ईरान के राष्ट्रपति के आदेश मानने के लिए भी बाध्य नहीं है। एंड वर्चुअली नो पावर ओवर आर्मी एंड इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। इसके अलावा ईरान में दो और आपकी इंपॉर्टेंट फोर्सेस हैं, एक तो ईरान की आर्मी है और दूसरा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको आईआरजीसी बोला जाता है। ये दो मिलिट्री विंग्स हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जैसे अपने देश में इंडियन आर्मी है तो इंडियन आर्मी एक ही है, ऐसा नहीं कि उसका एक अलग पार्ट हो गया और दूसरा अलग पार्ट हो गया। पूरे देश में कहीं से कहीं तक चले जाओ, अपनी जो फौज या फिर अपनी जो सेना है वो इंडियन आर्मी के नाम से जानी जाती है। ईरान में कहानी थोड़ी सी अलग है। वहां पर एक तो उनकी ईरानियन आर्मी अलग है, और दूसरा ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको शॉर्ट में आईआरजीसी बोला जाता है, ये ऑल टुगेदर अलग है। तो ईरान के राष्ट्रपति के पास ना तो आर्मी को लेकर किसी भी तरीके का कोई पावर है और ना आईआरजीसी को लेकर कोई पावर है। ये दोनों डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं सुप्रीम लीडर को, जो कौन व्यक्ति हैं, जो ये व्यक्ति हैं। तो आर्मी हो गया और आईआरजीसी हो गया, इन दोनों को किसी भी तरीके का कोई आदेश देने का पावर ईरान के राष्ट्रपति के पास में है ही नहीं। ये आदेश लेते हैं सुप्रीम लीडर से, और ये इसी व्यक्ति की जो है आदेशों का इंप्लीमेंटेशन करते हैं, या इनसे फिर जो भी कराना है वो फैसले लेने का पावर इनके पास में है। जो थोड़ी बहुत पावर पुलिस के रिस्पेक्ट में दे रखी है प्रेसिडेंट को, उसके बाद जो बाकी सारे पावर्स या बाकी सारी जो कंट्रोल है पुलिस का, वो भी इन्हीं के पास में है, तो पुलिस भी इन्हीं के अंडर में आ गई। तो पॉइंट यह है कि जो स्टेट के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए जो ताकत आपको चाहिए, आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गया, पुलिस हो गई, पैरामिलिट्री हो गई, वो सारी की सारी सुप्रीम लीडर के अंडर में आती है। तो इसके चलते, क्योंकि इनके पास में बहुत लिमिटेड पावर पुलिस के ऊपर है, फौज के ऊपर या फिर आईआरजीसी के ऊपर किसी तरीके की कोई पावर नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि आईआरजीसी जो है, यही वो संस्था है जिसके ऊपर ये आरोप लगता है कि ये पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगा रहे हैं, पूरे मिडिल ईस्ट में जो है इन्होंने आतंक मचा के रखा हुआ है। इस तरीके के आरोप इनके ऊपर लगते हैं। लगभग 2 लाख के करीब ये एक स्ट्रांग फौज है, और ये स्ट्रांग आर्मी है, ये स्ट्रांग फौज है, और पूरी तरीके से ये सुप्रीम लीडर के प्रति उत्तरदायी है, किसी और को ये जवाब नहीं देती। तो क्योंकि ये सारे के सारे डायरेक्टली सुप्रीम लीडर के प्रति आंसरेबल हैं, तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ जाकर आप किसी तरीके का कोई फैसला कर नहीं सकते। अगर सामने वाले के साथ आपकी ठन गई, तो होगा ये कि वो इनको ऑर्डर देगा और वो जाकर आपको अरेस्ट कर लेंगे, और फिर प्रेसिडेंट के पद से आपको उतार दिया जाएगा। इसलिए आपको बहुत लिमिटेड पावर मिला हुआ है सुप्रीम लीडर के अगर हम कंपैरिजन में बात करते हैं, और उस लिमिटेड पावर का आपको इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आता है कि आप, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो डोमेस्टिक, आपको देश कैसे चलाना है, आपने फॉरेन पॉलिसी कैसे बनानी है, या फॉरेन रिलेशनशिप्स कैसे रखने हैं,
और तीसरा, आपने इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनानी है इस पे फैसले ले सकता है, मैंने आपको बताया था अभी। मगर ये फैसले लेकर अगर आपके प्रेसिडेंट ने कोई फैसला ले लिया और डोमेस्टिक पॉलिसी में कुछ बदलाव किए, फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए, या इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ बदलाव किए, और सुप्रीम लीडर को अगर वो चीज पसंद नहीं आई, तो सुप्रीम लीडर एक तो उसमें भी उसको आपका जो फैसला था उसको वो अंडू कर सकता है और आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा ये कि अगर सुप्रीम लीडर ने आपको कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का आदेश दिया, अगर उसने बोला कि भाई तुम जैसे भी देश चला रहे हो ठीक है चलाओ, मगर मेरे लिए तुम ये पर्टिकुलर स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर दो, तो फिर आप उसे मना नहीं कर सकते, आपको फिर वो चीज करनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए अगर इन्होंने ये बोल दिया कि भाई आज से सारे के सारे लोग जो हैं वो ऑफिस में किसी भी तरीके का कोई रिलीजियस एक्टिविटी नहीं करेंगे, रिलीजियस एक्टिविटी में आप लोग बार बार जाते हो तो उसमें टाइम वेस्ट होता है, और उतना टाइम जो है पूरे दिन में प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, तो आप एक काम करो, आप रिलीजियस एक्टिविटी घर पर करो, ऑफिस में आप रिलीजियस एक्टिविटी मत करो। ये लेट से वहां के प्रेसिडेंट ने बोल दिया। अब सुप्रीम लीडर ने बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कर सकते आप, रिलीजियस एक्टिविटी करने का उनको पूरा हक है, अगर वो कर रहे हैं तो करने दो। तो फिर इनको अपना फैसला पलटना पड़ेगा, वो फिर ये नहीं कह सकते कि सुप्रीम लीडर मैं आपकी बात नहीं मान रहा। अगर आपने मना कर दिया तो फिर वो आर्मी नेवी एयरफोर्स आपके कंट्रोल में है नहीं, पुलिस आपके कंट्रोल में है नहीं, वो ऑर्डर करेगा वो आपको घर से उठा लेंगे या फिर आपके और आपकी जगह किसी और को प्रेसिडेंट बना देंगे। तो इसलिए बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि जो थोड़ी बहुत लिमिटेड पावर भी इनको दी गई है उसमें भी आपका सुप्रीम लीडर जो है वो इंटरफेयर कर सकता है, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे उसका। इसलिए ये उतने ज्यादा इफेक्टिव, उतने ज्यादा पावरफुल है नहीं जितना एक प्रेसिडेंट जनरली होता है। मगर जैसा कि है कि एक आदमी रिफॉर्म्स की बात करके आया है और वो बोल रहा है कि भाई मैं फॉरवर्ड लुकिंग फैसले लूंगा, तो फिर भी देखने वाली बात तो होगी, इंटरेस्टिंग तो रहेगा कि ये किस तरीके से फिर वो फैसले लेते हैं जिससे कि वो बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। तो ये जो है सारा का ये सारी की सारी बातचीत है, ये सारा का सारा अपना एक करंट अफेयर है, ये अपन लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ से क्वेश्चंस किस किस तरीके के बन सकते हैं एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले तो सबसे बेसिक क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि रिसेंटली जो ईरान के राष्ट्रपति जिनकी डेथ हुई है हेलीकॉप्टर क्रैश में, उनका नाम बताइए। तो इसका ये तो आसान है, इब्राहिम रईसी उनका नाम था, ये अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है जी, इब्राहिम रईसी। स्पेलिंग थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है रईसी की, मगर इब्राहिम रईसी उनका नाम था। दूसरा, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो ईरान के हुए हैं उसमें अभी कौन जीत कर आया है, तो जवाब हो जाएगा मसूद पेजेश्कियान जो है वो इलेक्शन जीत कर आए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो वहां के हेड ऑफ द स्टेट होते हैं या नहीं होते। घुमा के इसी को पूछा जा सकता है कि क्या ईरान का जो प्रेसिडेंट है वो हाईएस्ट ऑफिस है ईरान का या नहीं है, या फिर ईरान की जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो किसके साथ लाई करती है, प्रेसिडेंट के साथ लाई करती है या नहीं करती। तो याद रखना है, अनलाइक मैनी कंट्रीज जनरली ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट अगर बोल दिया तो उससे ऊपर कोई नहीं होता, मगर ईरान में ऐसी कहानी नहीं है। ईरान में प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट नहीं होता, वो सेकंड हाईएस्ट पद है, और अल्टीमेट अथॉरिटी जिस आदमी के पास है उसको बोला जाता है सुप्रीम लीडर। और आज की तारीख में सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामनेई। यानी कि अगर इनको प्रेसिडेंट की शक्ल पसंद नहीं आई, कल को अगर अपने ये भाई साहब ने कुछ ऐसे फैसले लेना शुरू किए जो इनको फूटी आंख नहीं सुहा रहे, तो फिर ये उनसे बोलेंगे कि बस हो गया बहुत ज्यादा, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो आप रेस्ट इन पीस हो जाएंगे, घर जाइए, मैं किसी और को जो है प्रेसिडेंट बना दूंगा। इनको जो भी काम करना है, पेजेश्कियान साहब को जो भी काम करना है इस तरह से करना पड़ेगा कि इनका दिल ना दुखे, इनको तकलीफ ना हो। अगर इनको तकलीफ हुई, इनका दिल दुखेगा, तो फिर इनके पास में पावर है कि वो इनके इनके जितने भी पेजेश्कियान के जितने भी फैसले हैं वो सारे के सारे अंडू कर सकते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ईरान यहाँ वजह है अगला सवाल। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ईरान के राष्ट्रपति के पास में बेसिकली क्या क्या करने की पावर है। तो याद रखना है, डोमेस्टिक पॉलिसी बनाने की, फॉरेन पॉलिसी बनाने की और इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की पावर है। मगर उसमें भी अगर सुप्रीम लीडर का मन करे तो सुप्रीम लीडर उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है। और इसके अलावा अगर सुप्रीम लीडर ने किसी भी तरीके का कोई ऑर्डर दिया तो फिर उसको भी आपको अपना पालन करवाना पड़ेगा, भले ही वो आपकी पॉलिसी के खिलाफ जा रहा हो। और क्या क्या इनके पास में नहीं है, तो पुलिस के ऊपर लिमिटेड पावर है, आर्मी और ईरान की आर्मी और ईरान का जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी कॉर्प्स गार्ड है उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं है। एक बात और कि ईरान में जो सेना है दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो आपकी रेगुलर ईरानियन आर्मी है और दूसरा आईआरजीसी है। आईआरजीसी का जो बेसिक काम है, हालांकि ये लोग भी देश की डिफेंड करने में और बाकी सारी चीजों में हेल्प करते हैं, बट मेनली इनका काम एक्सटर्नल है। देश के बाहर ईरान के प्रति जो खतरे होते हैं ये उनको एलिमिनेट करने में लगे हुए हैं, और इसी के चलते ये बदनाम है, या इसी के चलते इनके ऊपर एलिगेशंस लगते रहते हैं कि ये मिडिल ईस्ट में कहीं पे कहीं इन्वॉल्व है, इस तरीके की बातें। बट द पॉइंट इज कि ये पूरी तरीके से सुप्रीम लीडर के प्रति आंसरेबल है।
और इसके चलते प्रेसिडेंट जो है कहीं ना कहीं पावरलेस हो जाता है जब भी मिलिट्री की बात आती है, कहीं ना कहीं वो उसके पास में कुछ उसके हाथ में रह नहीं जाता। एंड फिर वही बात जो मैंने बताई थी कि अगर सुप्रीम लीडर चाहे तो जितनी लिमिटेड पावर है उसमें भी वो दखलंदाजी कर सकता है, एंड दखलंदाजी करने के साथ ही साथ अपनी तरफ से जो पॉलिसी बनाएगा वो भी आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगी। तो इतने कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहां से बनकर तैयार होते हैं जो अपने को ध्यान रखना है। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में जिसमें इसी तरीके के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।